तो अगस्त माह का असाइनमेंट आ चुका है, 10वीं का भी असाइनमेंट आ चुका है, 12वीं का भी असाइनमेंट आ चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र के अगस्त माह के असाइनमेंट को देखने वाले हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया, आपको कितना लिखना है, किस प्रकार से चित्र बनाना है, हम हर एक चीज़ को देखेंगे। तो पूर्णांक रहेगा 20 नंबर का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए प्रश्न 1 जो कि 4 नंबर का है, तो 2 + 2 इसका मतलब ये है कि आप एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे उसमें आपको अधिकतम 2 नंबर मिलेगा। और इसमें शब्द सीमा 75 है, मतलब आपको ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं लिखना है और एकदम शॉर्ट भी नहीं लिखना है। अब जैसे यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है निम्न को समझाइए। उसमें से अ है अंतः केंद्रित घनीय सेल। देखो यहाँ पे सेल नहीं लिखा है, लेकिन सेल हम लोग इंक्लूड करते हैं इसमें। अंतः केंद्रित घनीय सेल, उस चीज़ को समझिएगा। यहाँ पर कंफ्यूजन करने के लिए सेल शब्द को हटा दिया। ब देखिए फलक केंद्रित घनीय सेल, तो वे दो चीज़ें हैं, बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से बना लोगे। अब इसमें चित्र नहीं कहा गया, लेकिन आपको चित्र भी बनाना होगा। तो आप इसमें चित्र लिखिएगा, परिभाषा लिखिएगा। भले सूत्र हम लिखें या ना लिखें, लेकिन चित्र और परिभाषा यहाँ पर आपको बनाना होगा। अब प्रश्न 2 पर बात करते हैं। किस प्रकार के क्रिस्टल दोष में घनत्व कम पाया जाता है? तो आप शॉर्टकट त्रुटि और फ्रेंकल त्रुटि देखे हो, दोनों में से कोई एक इसका उत्तर होगा। उत्तर कौन होगा ये मैं नहीं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप देखिए, आप लोग ट्यूशन किए हैं, स्टडी किए हैं, तो आप लोगों को चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि फ्रेंकल त्रुटि को लें कि शॉर्टकट त्रुटि को लें, और उसका चित्र भी बनाना होगा इसमें, ठीक। तो चित्र भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे 3 अंक है, ध्यान से देखिए। अंतः केंद्रित घनीय सेल में 2 नंबर है, फलक केंद्रित घनीय सेल में भी 2 नंबर है, कुल टोटल ये 4 नंबर हुआ। प्रश्न 2 जो है इसमें 3 अंक है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर हम बात करते हैं। प्रश्न 2, अब यहाँ पे देखिए हिमांक में अवनमन क्या है? इसकी सहायता से किसी विलेय पदार्थ का मॉलिक्यूलर मास हमें ज्ञात करना है, मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात करना है, ओके। तो आपको यहाँ पर चूंकि 3 अंक है, तो इसको 2 स्टेप में आपको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हिमांक में अवनमन को आपको परिभाषित करना है बहुत अच्छे से कि हिमांक में अवनमन किसे कहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर MB का फार्मूला निकालना है। देखिए ना कि हम लोग MB का सूत्र निकालते थे, तो वही MB का यहाँ पे आपको फार्मूला निकालना है, सूत्र निकालना है। अब बात करते हैं प्रश्न 3 पर। तो जैसे यहाँ पे प्रश्न 3 में देखिएगा बेंजीन विलयन में 30%, उसको ध्यान से देखिए, 30% द्रव्यमान की दृष्टि से कार्बन टेट्राक्लोराइड है। ध्यान दीजिएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र होता है, ध्यान से देखिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब CCl4, ये इसका सूत्र हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का, ठीक है। कौन सा सूत्र? CCl4। तो बेंजीन मतलब C6H6, बेंजीन मतलब C6H6, ये बेंजीन का फार्मूला आ जाएगा C6H6 करके, ओके। अब नेक्स्ट देखिए, इसके आगे हम देखते हैं इसमें। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, तो ये आपको यहाँ पर मोल प्रभाष का मान निकालना है। किसका मोल प्रभाष निकालना है? बेंजीन का मोल प्रभाष निकालना है। प्रश्नों को ध्यान से समझिएगा। बेंजीन विलयन में 30% द्रव्यमान की दृष्टि से कार्बन टेट्राक्लोराइड है, मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड की मात्रा कितनी है इसमें? 30% है, ठीक है। तो बेंजीन की मात्रा कितनी होगी फिर यहाँ पे? 70% होगा। तो आपको यहाँ पर बेंजीन का मोल प्रभाज ज्ञात करना है, ओके। बेंजीन की मात्रा कितना है? 70% है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की मात्रा कितनी है? 30% है। समझ कर रखिएगा इसको अच्छे से। और मोल प्रभाज निकालना है बेंजीन का, ठीक। तो बेंजीन को हम यहाँ पर विलायक रूप में मान लेंगे और कार्बन टेट्राक्लोराइड को विलेय मान लेंगे, ओके। तो फिर आपको मोल प्रभाज का सूत्र लेना है, XA करके, XA बराबर, आप देख ही चुके हो सूत्र को, ठीक है, कि Na+NB फार्मूला में रखना है। तो फिर यहाँ पे मान आ जाएगा, बेंजीन का मान 70%
और आपका ये जो है मात्रा कार्बन टेट्राक्लोराइड का 30%। सूत्र भी देखिए, बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है और कार्बन टेट्राक्लोराइड का CCl4 होता है। ओके, अब दूसरा प्रश्न देखिए, इसमें सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है उसको यहाँ पे देखिएगा अच्छे से। तो नेक्स्ट देखते हैं, क्या कारण है कि तापक्रम में वृद्धि से गैस द्रव में कम विलय होती है। ये भी आपको विलयन वाले पार्ट से ही है। ठीक है, प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि तापमान में यदि हम लोग वृद्धि करें तो गैस द्रव में कम विलय होती है। ये आपका बेसिक हेनरी के नियम से आ जाएगा, उसके आधार पर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो अब नेक्स्ट प्रश्न पर और बात करें हम। अब देखिए प्रश्न 4, गैल्वेनिक सेल मतलब वोल्टीय सेल, गैल्वेनिक सेल या विद्युत रासायनिक सेल सभी एक ही होती है यहाँ पे, या तो विद्युत रासायनिक सेल कहें या गैल्वेनिक सेल कहें या वोल्टीय सेल कहें, सामान्य रूप से उतना अंतर नहीं होता तीनों में। अब क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पर, क्रोमियम, ठीक, और कैडमियम। तो यहाँ पे दो चीजें दी गई है, कैडमियम 2+ के रूप में दी गई है। ओके, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो क्रोमियम दिया गया है सॉलिड में तो उसमें क्या चेंजेस हो रहा है क्रोमियम में, क्या क्रोमियम से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है कि क्रोमियम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। तो चूंकि यहाँ से क्रोमियम से इलेक्ट्रॉन बाहर चली जा रही है, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर जा रही है, तो जब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तो उससे हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं, पता ही होगा। ठीक, और वह एनोड कहलाती है। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, जैसे कैडमियम 2+, यहाँ पर केवल कैडमियम करके बचा हुआ है, मतलब कैडमियम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, तो यह कैथोड कहलाएगा। दो चीजें मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करा दिया, बाकी आप यहाँ पे सभी चीजों को बना सकते हो। विद्युत वाहक बल देखिए, सेल का ई सेल ज्ञात कीजिए, मतलब आपको यहाँ पर विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। धनात्मक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया मैंने आपको यहाँ पर एनोड करके समझा दिया। धनात्मक इलेक्ट्रोड पर एनोड अभिक्रिया होती है और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर कैथोड अभिक्रिया होती है। ओके, तो इस प्रकार से आपका रसायन कंप्लीट हो गया। अच्छे से बनाइएगा और आप समझ के बनाइए, ठीक है ना। मेरा उद्देश्य यहाँ पे आपको प्रश्न को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना था। आप ढूंढ कर बनाइए।